नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्टडी विद सतीश की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था क्लास 9 के डिटेल सिलेबस के बारे में, तो आज हम लोग उस सिलेबस के पहले चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम डेली व डेली एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। और इसके सेकेंड टॉपिक सजीव किससे बने होते हैं, कि मतलब जो भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स में, एनिमल हो गए या फिर प्लांट्स वगैरह हो गए, किन से बने हैं। मतलब अगर जीवन में जीवन आया तो जीवन कैसे आया, और जो जीव बने वो कैसे बने, जो जीव बने उनका प्राथमिक चरण क्या था, कैसे एक कोशिका से एक संपूर्ण बॉडी बनी, कैसे एक छोटी सी कोशिका से एक प्रोसेस के थ्रू बड़े बड़े पेड़ पादप बने। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उस दिन सिलेबस के बारे में और फंडामेंटल यूनिट से सेल के बारे में कर चुके थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सजीव किससे बने होते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं। तो आपको उस दिन मैंने बताया था कि कोई भी जीव है तो कोशिका से बना होता है, इसी कारण इसको जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। हमारे जो जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका ही होती है, और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को ही कहा जाता है। तो अगर बात करें कोशिका की, तो हम लोग एक बार छोटा पहले एक रफ वे में देखे ले रहे हैं, शॉर्ट वे पे, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका परिचय में अगर देखा जाए कि जीवन की मौलिक इकाई के परिचय के बारे में, तो जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका है। कोशिका के ही परिचय में, इंट्रोडक्शन में हम कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा देखिएगा कोशिका सेल है क्या। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में तो उसकी किसी ने खोज की है, या किसी ने उसको बनाया है, किसी ने उसका निर्माण किया है। तो वही में हम आज देखेंगे कि सेल कोशिका का निर्माण किसने कैसे हुआ, या फिर इसकी खोज किसने की। तो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कार्क क्या है, पदार्थ है जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाले एक पदार्थ कार्क में जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखने के बाद इन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि यह कोशिका है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि यह डेड सेल्स है। इन्होंने खोज तो की कोशिका की, लेकिन मृत कोशिका की खोज कर दी। और इसमें जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी, यह थोड़ा आपको जेल के जैसे दिख रही है, प्रिजन। तो इन सब चीज़ों के बाद जब ये यहाँ से मृत कोशिका की खोज किए, तो कोशिका को हमारे जीवन की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका को हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी किसी भी जीव का निर्माण किससे हुआ, कोशिका से। तो जो बेस होता है वही हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है किसी भी चीज़ की। अब जैसे हमारा घर बनता है तो बेसिक इसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एक ईंट ही तो है, एक ईंट ब्लॉक्स, तो कई सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तभी तो दीवार बनती है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ उसी को कहा जाता है जिससे निर्माण की आधारशिला रखी जाती है या नींव रखी जाती है, जिससे या उसको उसी आधार से हम लोग क्या आगे उस पर बिल्डअप करते हैं। तो कोशिका से ही हमारा संपूर्ण बॉडी बनी है, लेकिन कैसे बनी इस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर मृत कोशिका की खोज कर दी गई, ये कार्क जो है ये क्या है कि पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। उसी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी के साथ जब इसको देखा सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, और जिसमें इन्होंने कोशिका की खोज की, और जो मृत कोशिका थी। उसके बाद हमारे एक और वैज्ञानिक आते हैं 1674 ईस्वी में, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बताते हैं ये तालाब में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जीवित जीवाणुओं पर, जीवाणु समझ रहे हैं मतलब बैक्टीरिया में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। मतलब मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की मदद से जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोशिका में हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में। जब इसके बारे में हो जाए तो कोशिका के स्ट्रक्चर में देखेंगे। स्ट्रक्चर में मतलब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दो प्रकार के सेल की बात करेंगे। तो पादप कोशिका प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल जंतु कोशिका। दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंपेयर में इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। और इसके महत्वपूर्ण घटक कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको
और प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे, सेल वॉल, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें उपस्थित केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भी उपस्थित होता पाया जाता है। कोशिका अंगक होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जो सेल्स में ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती रफ, एक होती स्मूथ। एक होती रफ, एक होती स्मूथ, मतलब एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरी होती है स्मूथ मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये दो प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोग गोल्जी उपकरण की बात करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स जिसको बोला जाता है। और फिर इसमें और जो चीजें पाई जाती है जैसे कि लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमारी जो कोशिका है उसकी क्या एनर्जी पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। उसके में प्लास्टिड और राजधानी मतलब प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कोशिका के बारे में, कैसे जीव बना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कोशिका से। तो एक बार आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और फिर से इसके बाद हम लोग कोशिका से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग रफ कर रहे हैं इसको। आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था। जब डिस्कस किया था तो उसके बारे में हम लोग बताए थे आपको कि हम लोग जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के बाद मैंने बताया था कि हम लोग पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कैसे कोशिका की खोज की गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कैसे खोज की गई, कैसे सजीवों का निर्माण हुआ उस कोशिका से, और कैसे कैसे आगे की पूरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना था। तो हम लोग अब बात करेंगे बेसिक कि सजीव कैसे बने। हमारा जो टॉपिक है, मेन हमारा टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है सजीव कैसे बने, या फिर सजीव किससे बने होते हैं। समझ रहे हो, कैसे बने या सजीव किन चीज़ों से बने होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या बनेगा, सजीव किससे बने होते हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं, सजीव किससे बने होते हैं, मैंने आपको बताया सजीव किससे बने होते हैं, सजीव कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं सजीव, तो सजीव बने होते हैं कोशिका से। मतलब सजीव किससे बनते हैं, कोशिका से, सेल से। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सेल से कैसे सजीव बने होते हैं। अब जैसे हमारा इतना जो ये पूरी बॉडी है, होल बॉडी सेल से बनी है, ये किसी देखिए जटिल संरचना है, कैसे मात्र कोशिका से बनी होगी। ये एक बार सवाल आएगा आपके दिमाग में, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर सजीव का जो निर्माण हुआ, जो सजीव बने कोशिका से, कैसे बने। तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कोशिका क्या हुआ, कि कोशिका, तो कोशिका मतलब सेल, ठीक है। तो सिंगल कोशिका से किसी चीज का निर्माण हो, दो चीजें होती हैं, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। तो एक कोष की जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक कोष की जीव होते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी होती है बहुकोष की जीवों की होती है। तो एक कोष की जीव में वो जीव आते हैं जो एक सिंगल कोशिका से बने होते हैं, लेकिन बहुकोष की में मल्टी सेलुलर में वो जीव आते हैं जो बहुकोष की जो होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे एक सिंगल कोशिका है तो इससे जो है कुछ जीवों का निर्माण हो जाएगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। लेकिन अगर हम लोग जंतु और पादपों की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो कैसे बने, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, तो देखिए कोशिका, जब कई सारी कोशिका हो जाएंगी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा। कोशिका बोले तो जब बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल जब हो जाएगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू, ऊतक। क्या बनता है, जब अ ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जो जीवन की
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है या फिर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वही हमारी कोशिका कहलाती है। अब कोशिका से क्या बना, ऊतक हमारा बना, किससे बना, ग्रुप ऑफ सेल से। तो अगर कोई पूछे ऊतक क्या है तो हम क्या बताएंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जो संरचना और कार्य में सेम समान होती हैं, उनसे बने जो टिश्यूज हैं, उनसे जो जो बनता है तो हमको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, कोशिकाओं के समूह से बना होता है। लेकिन अब देखिए टिश्यू बन गया, तो अभी तो सजीव है, सजीव सब सेल से बना, तो क्या प्रोसेस हुई, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, हमारा टिश्यू बना। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, तब हमारा बन जाता है ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग, समझ रहे हो। अब देखिए अंग बन गया ना, कहां तक हम लोग पहुंचे, सेल से अंग तक पहुंच गए, हमारे ऑर्गन बनने लगे, समझ रहे हैं ना। कोई सिंगल चीज किसी चीज के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होती, इसलिए कभी किसी एक चीज को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए कि बाद में थोड़ी समस्याएं हो जाएं। आपको हमेशा इस बात का याद रखना है कि किसी कोई भी एक चीज है तो उसका लिंक कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में स्वतंत्र है, या फिर किसी कोई बड़ी चीज है, कोई जटिल संरचना है तो वह सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज से बनी होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप यही देख लीजिए, सेल्स है, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स, अकेले सेल से भी नहीं हो सकता कोई काम, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स। जब कई सारी सेल्स मिली, कई सारी कोशिकाएं मिली, तब जाकर टिश्यू का निर्माण हुआ। मतलब एक मैसेज से कुछ नहीं होने वाला, आपको कई सारे मैसेज करने पड़ेंगे अगर कुछ रिजल्ट पाना है आपको। देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स हुई तब टिश्यू बना। अब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स ही कह दे मैं पूरा बॉडी, होल बॉडी बना दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो उसके एक प्रोसेस के थ्रू ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। एक प्रोसेस होता है, एक जो सीढ़ी है उसका भी हमें पालन करना पड़ेगा, जो नियम है, जो एक सिद्धांत है, उन सब चीजों को देख के। ऐसा नहीं है कि वही बात है कि फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक ना पाएंगे, दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। तो कैसे दीवारें तोड़ दोगे, अगर बाहर लॉक लगा दिया जाएगा तो ये कोई मूवी तो है नहीं, या फिर ऐसा कुछ कि तुम सब कुछ तोड़ के निकल जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसे कहने की बातें होती हैं और फिर सुनने में अच्छी लगती हैं। तो बेहतर यही है कि हम लोग प्रैक्टिकल जीवन जिए। ग्रुप ऑफ सेल से बना क्या, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन। अब हमारे अंग बन गए, अब अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जैसे ही हमारा ऑर्गन तक बन गया, अंग बन गए हैं, अब ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अंग तंत्र बन गया। अब अंग तंत्र आपको अब लोग लग रहा होगा अंग तंत्र क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो ये तो पार्टिकुलर एक अंग बना, अंग से बना अंग तंत्र। अंग तंत्र अब सिस्टम में जैसे आ गया, आपको कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, तो इसमें हो जाता है आपको जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे अंग तंत्र लिखा, तंत्र का मतलब क्या हो, श्वसन तंत्र है ना, तंत्र, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हो गया हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, मस्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे जो सिस्टम है ये बनते हैं। और जब इन सारे सिस्टम, अब देखिए अब यही सिस्टम ही बन जाए, एक सिस्टम बन जाए, मान लीजिए हमारे बॉडी बन गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे होता है ना ग्राम प्रधान, अब ये ग्राम, मान लो ग्राम प्रधान बन गया, मान लीजिए किसी कुछ गांव के एक विशेष समूह में जो सबसे ज्यादा वोटर हैं, मान लीजिए कोशिका ही है, जिसे यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर हैं, उन्होंने इसको चुन लिया। अब ये इस बात पे आ गया कि मैं तो ग्राम प्रधान हो गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं संपूर्ण बॉडी का निर्माण कर लूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर तुम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, हृदय तंत्र हो, हृदय का तंत्र कार्डियोवैस्कुलर, हृदय से रिलेटेड एक तंत्र बना, तो अकेले क्या ही कर लोगे, तुम क्या करोगे, ब्लड को पंप कर सकते हो ना, लेकिन प्योरीफाई करने का काम किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के पास जाएगा। तो अकेले तुम ही नहीं कर पाओगे। तुम अगर ग्राम प्रधान हो तो आपके ऊपर वीडियो सेक्रेटरी लोग तो बैठे हैं ना। अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास सेक्रेटरी और वीडियो के पास जाना पड़ेगा, वीडियो को भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो चीजें प्रॉपर वे पे चलती हैं, प्रॉपर चैन पे चलती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इसलिए कहा गया है कि हमेशा जो कड़ी है उसको जोड़ के रखना चाहिए, परिवार है उसको जोड़ के रखना चाहिए, तोड़ने से कुछ नहीं होता। आप अपने आप में कितने भी बड़े बाहुबली हो, बिना एक दूसरे के आप किसी काम को आसानी से कर नहीं पाएंगे। लाले पड़ जाते हैं, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। जो अपना घर छोड़ के गए उनसे कभी पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि एक परिवार और अकेले रहना क्या होता है। लोग कहे तो जरूर देते हैं कि हम अकेले रहेंगे क्योंकि यार हम नहीं भीड़ भाड़ में रह सकते, लेकिन जो अकेले रहता है सच में असल मायने में कभी उससे बात करके देखना 1-2 घंटे बैठ के, वो बताएगा कि आपको अकेले रहने के नुकसान क्या है। लोग जरूर कहते हैं कि अकेले हो जाओ, जीवन जियो, ये सारी चीजें, बट अकेले कुछ नहीं होता है यहाँ पे।
सब कुछ एक दूसरे से प्रॉपर वे पे जुड़ा होता है। तो इन सब चीजों को फॉलो करते हुए ग्रुप ऑफ सेल से बना हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या हमारा बने, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिले तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। जब ऑर्गन सिस्टम बना तो क्या मतलब क्या यहाँ से क्या मिला था, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जब कई सारे अंग मिले तो हमारा क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, अंग तंत्र बना। और जब कई सारे हमारे अंग तंत्र मिले, ऑर्गन सिस्टम मिले, तो हमारी क्या हुई, होल बॉडी का निर्माण हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो ये रहा हमारा सजीव का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमारी जो बॉडी है ये सजीव ही तो है, क्या है, सजीव ही तो है, लिविंग थिंग्स ही तो है, समझ गए। तो सजीव का निर्माण कैसे हुआ, हमने देखा कि सजीव का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका से। कोशिका क्या हुआ, जब जब कई सारी कोशिकाएं मिली, ग्रुप ऑफ सेल्स मिला, तो उससे बना हमारा टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिले, तो उससे बना हमारा क्या, अंग। अब यहाँ से हम लोग डिफिनेशन भी देख सकते हैं। अब जैसे कुछ आपके ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनते हैं क्या होते हैं, अंग, अंग होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऑर्गन सिस्टम को, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम है जो आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़ते ही होंगे। हम लोग भी अभी आगे चल के अगर सिलेबस में है तो शायद 10th में है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो शरीर के 12 सिस्टम होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं, सजीव कोशिका से बने होते हैं। अब हमने कह तो दिया सजीव कोशिका से बने होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी तो आएगा कि कोशिका की खोज किसने की। भाई पहले किसने बताया कि हमारा जो इतना बड़ा शरीर है ये कोशिका से बना है, तो इस कोशिका की खोज किसने की, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इतना तो जान गए कि कोशिका से ही सजीव का निर्माण हुआ है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिली तो टिश्यू बना, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिले तो हमारा ऑर्गन बना, अंग बना। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिला तो हमारे बॉडी का निर्माण हुआ, मतलब सजीव लिविंग थिंग्स का निर्माण हुआ। सजीव किससे बने होते हैं, सजीव कोशिका से बने होते हैं। क्या प्रोसेस होती है, प्रोसेस हमने आपको समझा दिया कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना सजीव। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि सजीव तो बन गया, किससे बन गया, कोशिका से। मतलब घर तो बन गया ईंटे से, लेकिन ईंट आया कहाँ से। अब उस वहाँ भट्टे की चर्चा करेंगे जहाँ से ईंट आया, तो मतलब जहाँ से कोशिका आई, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर एक बार इसको लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पॉज करके ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हुआ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और आपको ले चलता हूँ कोशिका के बारे में अध्ययन करने के लिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका के बारे में। सेल, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, खोज, इसने इसकी खोज की। तो कोशिका की खोज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक छोटे से शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी, कार्क में। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिका के बारे में किसने इसकी खोज की। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने की। कैसे की कोशिका की खोज, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। तो जाहिर सी बात, अगर खोज की तो कहीं ना कहीं तो इनको मिला होगा, तब तो इन्होंने खोज की। अगर हम मान लीजिए जैसे कोलंबस ही भारत आया, रास्ते की खोज कैसे की, भारत पहुंच गया, तब तो बाद में पता चला ना कि ये भारत का रास्ता है। अगर उसे ये ना पता चलता वो भारत नहीं श्रीलंका होता, तो श्रीलंका के रास्ते की खोज कर देता ना, भारत की कहाँ से करता। तो जाहिर सी बात है उसी तरह ठीक कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो कहा कि कहाँ इसने कोशिका को देखा, क्या इसकी परिस्थिति किस सिचुएशन में देखा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कार्क, कार्क में, कार्क होता क्या है, कार्क होता है कि पेड़ की छाल से प्राप्त पदार्थ होता है, प्राप्त पदार्थ होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कार्क में, जो पेड़ की छाल से प्राप्त पदार्थ होता है, कार्क को अपने सूक्ष्मदर्शी में जब देखा, किसमें देखा, सूक्ष्मदर्शी में, तो इनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी। किसकी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी
संरचनाएं दिखाई दी। कैसी संरचनाएं दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कैसी बनी थी? मैं बना रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा जरा। हाँ, तो इनको जो है जब ये सूक्ष्मदर्शी में देखा गया कार को, तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि, और इसी में उन्होंने कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। लेकिन यह जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की 1665 ईस्वी में कार्क में पेड़ की छाल से प्राप्त जो पदार्थ था, उसको जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में अपना अध्ययन किया तो उसमें इनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, कॉर्क में छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी, जिसको इन्होंने कोशिका का नाम दिया। और बाद में ये क्या इन्होंने खोज जो की वो मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद अगर मृत कोशिका की खोज की तो हमारा जो क्या बोलते हैं सजीव है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो तो जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज आखिर किसने की, इस सब बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो आप जानिए कोशिका को सर्वप्रथम किसने की, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क यानी पेड़ की छाल से प्राप्त पदार्थ में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचनाएं देखी और कोशिका की खोज की, जो मृत कोशिका थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मृत कोशिका की खोज की, और कहा कि इनकी जो संरचनाएं होती हैं वह जेल के आकार की कोठरियों के समान। आप देख रहे हैं ना, कोठरी जैसे लग रही है, जेल की कोठरी हो। तो इसी को इन्होंने प्रिजन कहा। प्रिजन क्या बोला? प्रिजन बोला, मतलब जेल। जेल की कोठरी जैसी संरचना के आधार पर इसको क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। ठीक है, पहले कोशिका को क्या नाम दिया गया? सेलुला। इसको बोला गया कि सेलुला, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया, इसका नाम क्या हो गया? सेल। मतलब सेल की जो सेल नाम है, इसका आधार क्या है? सेलुला है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया था? सेलुला, क्योंकि ये जेल की कोठरी को जैसे संरचना दिखाई दे रही थी, जो मधुमक्खी छत्ते जैसे थी। तो इसी को इसलिए इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने प्रिजन कहा। प्रिजन से इन्होंने सेलुला निकाला और कोशिका को सेलुला का नाम दिया। बाद में यही सेलुला जाकर सेल बना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका की खोज के बारे में। हो गया जो मृत कोशिका की खोज हुई, रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में, सूक्ष्मदर्शी से जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचनाएं देखी। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग बात करेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग किसमें, अभी तक कहाँ थे हम लोग? 1665 में थे। तो अब हम लोग पहुंचे कब? 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में क्या हुआ? 1674 ईस्वी में। 1674 में आएंगे तो 1674 में किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, 1774 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, जो तालाब में स्वतंत्र रूप से उपस्थित जो जीवाणु थे, जीवित जीवाणु थे, उनमें इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसमें की? तो एंटोनी वॉन जो लीवेनहॉक थे 1674 ईस्वी में कहां पर? तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणु में जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज की 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणु से जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने अपनी स्वयं की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इन्होंने स्वयं की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से कि जो उन्नत सूक्ष्मदर्शी जो स्वयं उन्नत सूक्ष्मदर्शी से सरल सूक्ष्मदर्शी से उन्नत सरल सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन किया,
जीवित कोशिका के इस जीवाणु का अध्ययन किया और इन्होंने कोशिका की खोज की। तो कोशिका के बारे में आपने देख लिया कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसकी खोज की। तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणुओं में जीवित कोशिका की खोज की गई। उन्नत सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कोशिका का क्या लगाया, पता, जीवित कोशिका का पता लगाया और बताया कि कोशिका जीवित होती है। और जीवित कोशिका की खोज 1664 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका में, अब आपने देख लिया कि सजीव किससे बने होते हैं, सेल से। सेल के बारे में भी देख लिया कि सेल की खोज कैसे हुई, किसने की। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कोशिका की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या कोशिका की मूल विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका की मूल विशेषताएं। कोशिका की मूल विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। खत्म हो गई क्या यार। तो अगर बात करें कोशिका की मूल विशेषताओं के बारे में, तो इसमें होता है कि इसमें जो है, इसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। कि क्या होती है, स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। कोशिका में क्या होती है, इसमें कोशिका में जो है स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। और इसमें जो क्या होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। इसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। इसमें आनुवंशिक सूचनाएं क्या होती हैं, निहित होती हैं। तो कोशिका में क्या होता है, इसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है और इनमें क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। और ये कौन, कोशिका, और जो कोशिका होती है, और कोशिका जो है वह जीवन में, मतलब जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण स्वयं कर लेती है। ठीक है, ये स्वतः ही कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका स्वतः ही सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेती है। सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेती है। और क्या होता है कि जैसे कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो जो कोशिका होती है समान, क्या करती है, कोशिकाएं जो होती हैं समान रासायनिक संगठन की बनी होती हैं, जो समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। उपापचयी क्रियाएं दर्शाने में सक्षम है। ये कोशिका की विशेषताएं क्या हैं, कोशिका की जो मूल विशेषताएं हैं, ये स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सहायक की क्षमता होती है। मतलब कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, गुणन करती है। इसमें इसको गुणन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब स्वतंत्र रूप से गुणन कर सकती है। उसके बाद क्या कहता है, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। सेल में जो क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जो बोलते हैं ना लक्षणों का आदान प्रदान जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो सेल्स, इसमें क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है सेल्स में। ठीक है, तो अब आप जानते ही रहे कि हमारी सेल्स में आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं अंतर्निहित होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान किसके डीएनए और आरएनए की मदद से होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। उसके बाद क्या कहते हैं, कोशिका स्वतः ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेती है। कोशिका को जीवित रहने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वह उन सबको स्वतः ही पूर्ण करने में सक्षम होती है। कोशिका जैसे एक पादप होता है, क्या होता है, एक होता है परपोषी, एक होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं से अपना भोजन प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, और एक होते हैं परपोषी। तो मतलब कोशिका को उसी मतलब एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कोशिका स्वतः ही, मतलब कोशिका स्वयं ही अपनी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेती है।
मतलब पूर्ण करने में सक्षम है, उसको अपनी अपनी किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका स्वतः ही अपनी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेती है। और उसके बाद कह रहा है कि समान रासायनिक संगठन तथा अपवापच कई क्रियाएं दर्शाने में सक्षम होती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो समान रासायनिक संगठन, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं समान रासायनिक संगठन होता है, सबकी जो बनावट होती है और जो हर चीज़ है वो सब समान होती है। उसकी जो बनावट, रासायनिक संगठन, जो उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व हैं और भी जो चीज़ें हैं वो सब क्या होते हैं, संगठन, रासायनिक संगठन, जो कॉम्पोजिशन है वो सब समान होता है और उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं, और ये उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। तो यह हमारा कोशिका की विशेषताओं के बारे में हो गया है। अब लोग हम क्या बात करेंगे, कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे, उनकी खोज के बारे में जो कोशिका से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग वैसे बेसिकली पढ़ चुके हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, लेवेनहॉक के बारे में। तो अब एक बार हमसे एक टेबल के माध्यम से देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की और कब की। तो इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा नोट्स के बारे में प्रिपेयर करते हैं, नोट्स बनाते हैं इसके बारे में। तो इसकी मूल विशेषताएं जो थी वो ये थी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की खोज के बारे में जो सेल से रिलेटेड है और इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो पहले वैज्ञानिक हमारे आएंगे कौन, रॉबर्ट हुक। तो फर्स्ट वैज्ञानिक कौन आएंगे, अब सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो अब जाएं सजीव को भी हटा दिया जाए, पता चल ही गया है कि कोशिका से बने हैं, तो अब सजीव को उनके घर भेजा जाए सजीवों को। और अब वैज्ञानिक और उससे संबंधित कुछ प्रमुख खोजों के बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिक एवं उनकी प्रमुख खोज, वैज्ञानिक और उनकी प्रमुख खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो हम लोग देखेंगे किसको, रॉबर्ट हुक को, जो हम आज के ही लेक्चर में 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन नोट्स के तौर पे आप देखेंगे। रॉबर्ट हुक, किसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने, तो 1665 ईस्वी में। अब शॉर्ट में देखेंगे कार्क में। कार्क तो आपको मैंने बताया कि पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, जिसको उन्होंने कॉर्क, जिसको उन्होंने किससे देखा, सूक्ष्मदर्शी की मदद से क्या देखा, मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में संरचना देखी और उन्होंने कोशिका की खोज की, और उस संरचना में उन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन साथ खोज की मधुमक्खी की छत्ते के समान थी, और जो एक कोशिका थी यह क्या थी, मृत कोशिका थी। तो अगर कोशिका की खोज के बारे में, आपके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग का सीधा आंसर होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। किसमें की थी, कार्क में। कार्क क्या था, पेड़ की छाल से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ था। उसी पदार्थ को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब उसका अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने देखा क्या, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या की, जिसमें उन्होंने कोशिका की खोज की, और वो कोशिका कैसी थी, मृत थी। और इसमें एक चीज और था कि ये जो क्या बोलते हैं कार्क की संरचना थी, ये जेल की कोठरियों के आकार, कोठरी के समान थी। जो कार्क में संरचनाएं दिखाई दी जेल की कोठरी के समान थी, जिससे इन्होंने उसको, कोशिका को क्या नाम दिया, सेलुला। क्या नाम दिया, सेलुला, क्योंकि जेल की कोठरियों के आकार की थी। तो जैसे प्रिजन होता है, जेल की प्रिजन होता है, तो जेल की कोठरियों के आधार पर इन्होंने तो क्या कहा, सेलुला कहा, और बाद में यही सेलुला जाकर के क्या बना, सेल बना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया 1665 में रॉबर्ट हुक के बारे में। अब दूसरे वैज्ञानिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कौन थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने क्या किया, ये 1674 ईस्वी में, कब, 1674 ईस्वी में जीवाणु से सूक्ष्मदर्शी को देखा। जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की, समझ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है, अक्सर बोर्ड पेपर में क्या होता है, मान लीजिए जो बहुविकल्पी में आता है, ये आपका दूसरा नंबर, सॉरी ये आपका कौन सा दूसरा नंबर। अक्सर बोर्ड परीक्षा के जो बहुविकल्पी में आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन में आपका रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और भी दो वैज्ञानिकों के नाम लिखे, स्लाइडेन स्वान लिख दिया, और आपको मान लीजिए लिख दिया, क्या लिख दिया, पुरकिंजे फाइबर, कुछ भी लिख दिया। तो आपने क्या कहा, अब आपको तो यह है कि रॉबर्ट हुक ने तो यार मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका कोई मतलब नहीं होता, तो जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी लीeuwenhoek ने, तो आपने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek पे टिक मार दिया। लेकिन नहीं, ये आपका पूर्णतः गलत ना उत्तर माना जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन आया कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज हमेशा हमको टिक लगाना है, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में। जब हमसे पार्टिकुलर पूछे, मतलब किसी पार्टिकुलर प्रॉपर थिंग्स, पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, मतलब जब वो तुमसे कहे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, किसकी, जीवित कोशिका की, तब आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई लड़की है, अब वो प्यार करती है, मान लो, ठीक है, वो प्यार करती है अभी वर्तमान में वाई से, ठीक है, वाई से प्यार करती है और उसका कोई पहले एक्स रह चुका है। अब तुमसे कोई पूछे कि उसका एक्स कौन है, तो तुम कह दो कि पुराने की बात कौन कर रहा है, वाई ही है उसका एक्स, तो नहीं। जब उस तुमसे प्रॉपर वे पे पूछा जाए कि इसका पहले पहले कौन था, तब आप उसके एक्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप कोशिका के बारे में, अब पहला तो यही है ना, तो मेन तो यही है। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जब उससे तुमसे पार्टिकुलर पूछे कि वर्तमान में कौन है, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आपको जाना है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek 1764 में। तो इस बात का आप लोग याद रखिएगा कि छोटी छोटी चीजें अक्सर गलती करवा देती हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो यार उसका क्या ही मतलब होता है, लेकिन नहीं, हर चीज का अपनी जगह महत्व है। तो हर चीज के बारे में प्रॉपर वे पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग प्रॉपर वे पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि रॉबर्ट कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1764 ईस्वी में की। किसमें की, जीवाणुओं में। जीवाणु कहाँ मिले को, इस तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणुओं का अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, और उन्नत सूक्ष्मदर्शी की खुद के सूक्ष्मदर्शी उससे अध्ययन कर इन्होंने बताया कि जीवित कोशिकाएं होती हैं, और जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में पेड़ की छाल से जो प्राप्त पदार्थ था उसका अध्ययन किया, और मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचनाएं देखी, जिनको इन्होंने कोशिका का नाम दिया, और ये मृत कोशिकाएं थी, और इनको प्रिजन के हिसाब से सेलुला कहा, बाद में इसी को सेल का नाम दे दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे वैज्ञानिक के बारे में, जो रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो अब आपके जहन में आ रहा होगा रॉबर्ट ब्राउन ने आखिर क्या किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 ईस्वी में कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज की। किसकी खोज की, कोशिका के केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज की। कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज की। तो ये तीन वैज्ञानिक हो गए आपके। रॉबर्ट हुक 1665, कॉर्क की मदद से कोशिका की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक। दूसरे थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, 1764 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद हमारे 1831 में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज करते हैं। कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज करते हैं, मतलब न्यूक्लियस की खोज करते हैं। तो तीन वैज्ञानिक हमारे हो गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको मिटा के आगे के तीन वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं मिटा रहा हूँ उसको, और आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हमारे दो वैज्ञानिक आते हैं। कौन, चौथे नंबर पे आते हैं हमारे स्लाइडेन एवं स्वान। कौन आते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। ये कब आते हैं, ये आते हैं 1838 1839 में। ठीक, इन्होंने क्या दिया, स्लाइडेन एवं स्वान जो 1838-39 में आते हैं, ये कोशिका सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं, कोशिका सिद्धांत।
स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत के बारे में बताते हैं और कहते क्या है कि सभी कोशिका सिद्धांत देते हैं और इनके अनुसार स्लाइडेन और स्वान क्या कहते हैं? स्लाइडेन और स्वान के अनुसार जो क्या बताया, इन्होंने बताया क्या कि सभी पादप तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्होंने क्या बताया? स्लाइडेन और स्वान ने बताया, क्या बताया कि सभी पादप तथा जंतु, ठीक है, सभी पादप तथा जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सजीव कैसे बने होते हैं? सजीव किससे बनते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। तो वही स्लाइडेन और स्वान कहते क्या है कि सभी पादप तथा जंतु क्या होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। और जीवन की मूलभूत इकाई होती है और कोशिका जो होती है, और इन्होंने ही बताया क्या, और कोशिका जो होती है क्या, कोशिका वह जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में एक कोशिका सिद्धांत दिया, जो जिसमें इन्होंने बताया कि सभी पादप जो होते हैं तथा जंतु जो होते हैं किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका ही हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। मतलब यही चीज हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। इसको किसने बताया? कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने बताया, जो 1838 और 39 में आए, तथा बताया उन्होंने कि सभी पादप तथा जंतु जो होते हैं कोशिकाओं के बने होते हैं, और कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे आते हैं 5। अब देखिए पुरकिंजे ने क्या बताया हमको 1839 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि जो हम लोग जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते थे, ठीक है, जिसको हम जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य था, जो फ्लूइड था, द्रव्य तत्व जो था, उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि यह क्या है? जीव द्रव्य है। तो पुरकिंजे ने क्या बताया, कब बताया? 1839 ईस्वी में। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में उपस्थित द्रव्य था जो द्रव्य तत्व जो था, उसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जीव द्रव्य का नाम दिया। इसका नाम दिया जीव द्रव्य का नाम, जीव द्रव्य का नाम दिया। अब आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन पुरकिंजे ने 1839 में किया था। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में उपस्थित जो द्रव था उसको क्या कहा? जीव द्रव्य कहा। तो ये वैज्ञानिक हो गए हमारे स्लाइडेन और स्वान। पहला वैज्ञानिक हमने क्या पढ़ा? क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक पढ़ा, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी कार्क में। और उसके बाद हमने पढ़ा दूसरे वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जो जीवाणुओं की मदद से जीवित कोशिका की खोज किए। तीसरा हमने उसमें पढ़ा, तीसरे वैज्ञानिक के बारे में जो हमने पढ़ा वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जो क्या बोलते हैं केंद्रक, कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज करते हैं। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान आते हैं, तो कोशिका सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि सभी पादप तथा जंतु जो होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका ही जीवन की मूलभूत या आधारभूत इकाई होती है। उसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे ये बताते हैं कि कोशिका में जो उपस्थित द्रव्य है, जो तरल पदार्थ भरा है, वो क्या है? जीव द्रव्य है। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक जो लास्ट आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं विर्चो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद बताता हूं विर्चो के बारे में। विर्चो ने क्या बताया? आपने देख लिया, स्लाइडेन और स्वान को उसका सिद्धांत दिया, और पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में उपस्थित द्रव्य तत्व की खोज की थी। अब देखिए द्रव्य तत्व की खोज होने के बाद हुआ क्या? हमारे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या? विर्चो। विर्चो ने क्या बताया? विर्चो ने स्लाइडेन और स्वान का जो सिद्धांत था, जिन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव जो है जंतु तथा पादप कोशिका से बना है, और कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन विर्चो ने क्या कहा? विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को क्या किया? मॉडिफाई किया, और बताया कि प्रत्येक जो जीव है वो प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। मतलब एक जीव का जो निर्माण हुआ है वह जीव से ही हुआ है। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं, ठीक है, किसने बताया? विर्चो ने। विर्चो
विर्चो ने बताया, कब बताया एक्चुअली मुझे सन थोड़ा याद नहीं आ रहा, 1855 में, ठीक। विर्चो ने 1855 में बताया, कब बताया, 1855 ईस्वी में। क्या कहा इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया, क्या बताया, इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। विर्चो ने क्या बताया, विर्चो ने बताया कि 1855 में कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया या मॉडिफाइड किया कह सकते हो। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, मतलब जो जन्म हुआ किसी भी सेल का वो किससे हुआ, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। किसी सेल से ही सेल उत्पन्न हुई, मतलब कि क्या हुआ, कोशिका से ही कोशिका का जन्म हुआ, तब जीव से ही जीव का जन्म हुआ। यहाँ से पता चला, लोग बोलते हैं जीव कहाँ से आए, तो मतलब प्रत्येक जो जीव कोशिका है, भाई कोई भी जीव है कैसे बना है, कोशिका से। अगर कोशिका से बना है, कोई कोशिका कहाँ से बनी है, अपनी, मतलब हमारे विर्चो बताते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी होती है, मतलब जीव से ही तो जीव को निर्माण हुआ। तो इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक और आते हैं जो होते हैं नाल एवं रुस्का। नाल एवं रुस्का क्या बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं नाल एवं रुस्का। नाल एवं रुस्का ये हमारे 7 नंबर। नाल एवं रुस्का ने क्या बताया, नाल एवं रुस्का ने 1931 ईस्वी में, नाल एवं रुस्का ने कहा 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, किससे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका की जटिल संरचनाओं का अध्ययन किया, माध्यम से कोशिका की जटिल संरचना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लाए, जिसके माध्यम से कोशिका की जटिल संरचना का अध्ययन संभव हो सका, जटिल संरचना का अध्ययन संभव हो सका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज, ठीक। नाल एवं रुस्का ने 1931 में क्या खोज की, किसकी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। नाल एवं रुस्का ने 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिसकी मदद से, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से फिर हमने क्या किया, कोशिका की जटिल संरचनाओं का अध्ययन किया, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था उसके बारे में अध्ययन किया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब तक नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना का उतना जटिल, यानी कि बोले तो डीप माध्यम से अध्ययन नहीं किया जा सका। लेकिन जब नाल एवं रुस्का ने 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो इसके माध्यम से हम लोग कोशिका की संरचनाओं के जटिल अध्ययन संभव हो सका, और हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के जटिल अध्ययन की ओर अग्रसर हुए, और कोशिका की जो मूलभूत संरचना है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अध्ययन संभव हो सका। तो ये रहे हमारे वैज्ञानिक और उनकी खोज। अब लोग हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में, कोशिका के जो 2 टाइप्स थे उसमें कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, और ये लास्ट तक आ गए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जटिल संरचनाओं का अध्ययन तक हो चुका है। तो हम लोग बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। तो आप लोग देख चुके क्या, वैज्ञानिक और उनकी प्रमुख खोज जो थी इस चैप्टर में रिलेटेड, उसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक बार इसके बारे में, बात होगी अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में।
क्योंकि कोशिका से क्या बना, सजीव तो बन गया। सजीव कौन कौन सजीव बने, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल था, फिर ग्रुप ऑफ सेल आया, सेल कोशिका, फिर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू के बाद मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो ग्रुप ऑफ टिश्यू आया उससे क्या बना, ऑर्गन बना। क्या बना, ऑर्गन बना। लेकिन जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आया तब क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। लेकिन जब ऑर्गन सिस्टम आया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जब क्या आया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आया, तब क्या बना, हमारी बॉडी बनी, शरीर का निर्माण हुआ। तो जो सजीव का निर्माण हुआ, या कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते थे, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोश की जीव, सजीव का जो निर्माण हुआ तो दो प्रकार के सजीव होंगे ना, एक तो होंगे एक कोश की जीव, दूसरे क्या होंगे, बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव मतलब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो जो जीव का निर्माण हुआ वो दो प्रकार का हुआ, एक तो एक कोश की हुए, एक तो बहुकोश की हुए। अब एक कोश की क्या होते हैं, जिन जीवों का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है उनको एक कोश की जीव कहते हैं, तथा जिन जीवों का निर्माण कई सारी कोशिकाओं के मिलने से होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोश की जीव कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट आप देख सकते हैं, एक कोश की मतलब एक कोशिका वाला, बहुकोश की मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जिनमें पाई जाएंगी। तो दो प्रकार के जीव का निर्माण हुआ, जो सजीव बना उसमें दो, कुछ एक कोश की जीव भी बनते हैं, बहुकोश की जीव बनते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या, कोशिका से जो एक कोश की और बहुकोश की जीव बने, उन सब चीज, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीजें एक कोश की में आई और जो बहुकोश की हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि कोशिका यानी सेल अब बने एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। उदाहरण की बात करें तो एक कोश की में जो हमारा आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा तथा पैरामीशियम। बहुकोशिकी की बात करें उदाहरण की तो इसमें कौन आएंगे, जंतु आएंगे तथा पादप भी। समझ रहे हैं। तो एक कोश की जीव कौन होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोश की जीव जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उदाहरण के बारे में देखा जाए तो एक कोश की जीव में जो आते हैं वो अमीबा हमारा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम आते हैं, और जो बहुकोश की जीवों में आते हैं हमारे जंतु तथा पादप आते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जंतु हैं, पादप हैं, अब कहोगे इसमें मनुष्य तो दिख ही नहीं रहा, जंतु बस दिख रहा, तो मनुष्य भी इसी कैटेगरी में ही आता है। तो जो जंतु हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जो मनुष्य है मल्टी सेलुलर है, कई सारी कोशिकाओं से बना है, ग्रुप ऑफ सेल से जो हमारा टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनने के बाद हमारी होल बॉडी का निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि कोशिका, सजीव, हमने हमारा जो टॉपिक था सजीव कैसे बने, सजीव किससे बने, कोशिका से बने, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। कोशिका के, अब देखिए जो जीव बने, एक कोश की और बहुकोश की जीव बने। एक कोश की जीव के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आए। बहुकोश की जीव मल्टी सेलुलर जो हमारे बने, बहुकोश की जीव जो बने उनमें जंतु तथा पादप को हम लोग बहुकोश की कैटेगरी में रखे। तो आज जो हमने पढ़ा, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। तो पढ़ा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा, पहले बात तो हमने पढ़ा कि कोशिका सजीव बना कैसे, सजीव कोशिका से बना। तो कोशिका आई कहाँ से, कोशिका की खोज किसने की, तो मैंने बताया कि कोशिका की खोज आपको रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में। किसमें से की, तो पदार्थ पेड़ की छाल में जो प्राप्त कार्क से उन्होंने जब उसको सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी,
और उसमें उन्होंने कोशिका की खोज की। और उन्होंने कहा कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते की जो कोठरियाँ होती हैं, आप देखे होंगे कभी मधुमक्खी के छत्ते को, उसमें छोटी-छोटी कोठरी टाइप की बनी होती है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये तो जेल की कोठरी की तरह है। तो उन्होंने कोशिका को क्या नाम दिया सबसे पहले? सेलुला कहा, सेलुला, और वही सेलुला बाद में जाकर सेल बना। उसके बाद हमारे एंटोनी वॉन लीवनहॉक आते हैं, कब आते हैं? 1674 में, और वो उन्होंने तालाब में उपस्थित स्वतंत्र रूप से जीवित जीवाणुओं में जो सूक्ष्मदर्शी की मदद से अध्ययन किया और पाया कि जीवित कोशिका की खोज की। साथ में साथ पुरकिंजे हमारे आए, पुरकिंजे ने आए, और रॉबर्ट ब्राउन आए हमारे, और स्लाइडेन स्वान भी आए जो कोशिका सिद्धांत लेके आए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जो है कोशिका से मिलकर बना होता है, और कोशिका ही हमारे जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। उसके बाद हमारे विर्चो आते हैं, जो कोशिका सिद्धांत को क्या करते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और कहते हैं कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से जरूर बना है, लेकिन हमारी जो कोशिका है और जो हमारा जो कोशिका का निर्माण हुआ है वो अपनी उत्तरवर्ती, मतलब उन्होंने सीधे कह दिया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपनी उत्तरवर्ती कोशिका से ही होता है। मतलब अगर आप ये कहें कि सजीव का निर्माण ऐसे ही हो गया, किसी निर्जीव चीज से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। सेल का निर्माण अपनी उत्तरवर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका से ही हुआ। मतलब सीधा बात बोल रहे हैं कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। आप लोग कई सारे सिद्धांत पढ़ते होंगे कि नील नदी के कीचड़ से, कहाँ से, कैसे, क्या, तो इन सब चीज़ों को खंडित करने हुए विर्चो ने बताया कि प्रत्येक कोशिका जो बनी है, अगर जीवन संभव हुआ है, तो प्रत्येक जो जीवन की कोशिका की आधारभूत इकाई की जो संरचना हुई है, जो खोज हुई है या जो निर्माण हुआ है, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही हुआ है। उसके बाद मैं बताया आपको, पुरकिंजे आए हमारे, विर्चो आए, नालेम रुस्का भी आए, जिन्होंने अभी तक क्या हुआ कि कोशिका के बारे में सबने अध्ययन तो किया सरल सूक्ष्मदर्शी से, लेकिन उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कोई नहीं कर पाया था। जब विर्चो आए तो विर्चो ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की का आविष्कार किया, जिसकी वजह से कोशिका के जो जटिल संरचनाओं के अध्ययन के बारे में हमको पता चला, उसके बारे में हमको आसानी हुई, और हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में देख चुके हैं। कल हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कल क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोशिका के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कार्य, कोशिका के कार्य एवं कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। दो प्रकार के स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा एनिमल सेल, एनिमल सेल जंतु कोशिका, दूसरा हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका। कल जो हम लोग अध्ययन करेंगे इन तीन टॉपिक का करेंगे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इन तीनों टॉपिक को एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइएगा, जिससे क्या होगा कनेक्टिविटी बेहतर बन सके। तो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीन टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा उसके आगे का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिका विभाजन अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो वो एक दिन की क्लास में पूरा हो जाएगा। तो कल तो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका का कार्य, लेकिन इसमें जो एक जटिल चीज़ है जो थोड़ा टाइम लगी होगी, कोशिका की संरचना, क्योंकि इसमें दो कोशिकाओं को ड्रा करना और फिर आपस में कंपैरिजन करना, क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्या पादप कोशिका में पाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको जंतु कोशिका में तो मिलेंगी लेकिन पादप में नहीं मिलेगी, कुछ ऐसी होंगी जो पादप में मिलेंगी लेकिन जंतु में नहीं मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में कंपैरेटिव अध्ययन हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, और मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है एक बार इसको रिवाइज करिएगा, और जो कल हम पढ़ाने वाले हैं आने वाले कल पे एक बार उसको भी थोड़ी सी नज़र डाल के आइएगा, तो जिससे क्या होगा कल का सेशन बेहतर हो सकेगा। और मैं आशा करूँगा कि आप मैंने जो कहा है वो थोड़ा सा आप अमल करेंगे और चीज़ों को एक बेहतर वे पे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम हमसे कल आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।